हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्यूटो फिजिक्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए फरवरी 2024 में आपकी जो एग्ज़ाम है बोर्ड्स की, उससे रिलेटेड फिजिक्स इस सब्जेक्ट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। राइट, ये क्वेश्चंस दीज क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू बी इन दीज एग्जाम्स, है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये एनालिसिस कुछ पिछले कुछ सालों के पेपर से निकाली गई है, तो इट इज़ नॉट लाइक कि बाकी जो क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा या नहीं बताऊँगा वो क्वेश्चन नहीं आ सकते। वो भी पूछने के चांसेस रहेंगे, लेकिन इन उनकी प्रायोरिटी थोड़ी सी कम रहेगी देन द क्वेश्चंस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। राइट, तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स ये चैप्टर में विदाउट ऑप्शन, है ना, विदाउट ऑप्शन आपके लिए 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन विथ ऑप्शन यू मस्ट नो दैट द पेपर इज ऑफ 98 मार्क्स, है ना। और आपको कंपल्सरीली 70 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना होता है, तो 28 मार्क्स जो ज्यादा के होते हैं वो ऑप्शन के साथ रहते हैं, है ना। तो ये चैप्टर आपको 5 मार्क का कंपल्सरी क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से, और 7 मार्क ऑप्शन के साथ रहेंगे, मतलब 2 मार्क एक्स्ट्रा के रहेंगे, दैट इज विथ ऑप्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस year vehicle along a horizontal circular track. ठीक है, vehicle along a horizontal circular track which is nothing but the application of the UCM. ठीक है, UCM, define UCM, difference between the centripetal force, centrifugal force, then direction of angular velocity, angular acceleration, ये क्वेश्चन इसके पहले भी पूछे गए हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं पूछ सकते, लेकिन चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है व्हीकल अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अब ये सवाल जो है ये और किस तरीके से आपको पूछ सकते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यू इन दिस वे के एक्सप्लेन और फाइंड और डिराइव द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग अ circular motion, rather uniform circular motion along a horizontal circular track or in an horizontal circular track along the horizontal plane, है ना। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, इसका मतलब प्लेन कैसा रहेगा, इट इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल प्लेन। राइट, तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन दिस वे, लाइक एक्सप्लेन द और डिराइव द वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल और एन ऑब्जेक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन इन अ सर्कुलर ट्रैक। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक ही रहेगा, आंसर एक ही रहेगा, लेकिन सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग रहेगा, तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन हम ये पूछ सकते हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स ये इसके पहले पूछा गया है, लेकिन इस बार भी हम इसको सेक्शन डी में 4 मार्क के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या लिखना है ये बता दूं। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं और 4 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। अगर 4 मार्क के लिए पूछते हैं तो आपको एंगल ऑफ बैंकिंग डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, मोस्ट सेफेस्ट स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट रहती है, जिसमें से कोई भी एक फाइंड आउट करने का, सिमिलरली करके दूसरा लिखने का, प्लस माइनस इतना ही डिफरेंस है उसमें, ये सबको पता है ना। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए सेक्शन सी में पूछा गया, तो उस समय में आपको मोस्ट सेफेस्ट स्पीड, बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, है ना, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। किस तरीके से पूछते हैं, जैसे कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोस्ट सेफेस्ट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस। तो इंक्लाइंड सरफेस आ गया, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड हो गया, है ना। तो वहां पे मोस्ट सरफेस स्पीड, एंगल ऑफ बैंकिंग, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप लोग लिखेंगे अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट के इक्वेशंस भी। ठीक है, तो इन दैट केस यू विल गेट 3 मार्क्स। लेकिन ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली एकदम डेडिकेटिवली आपको अपर स्पीड लिमिट या लोअर स्पीड लिमिट के लिए ही पूछ सकते हैं, तो इन दैट केस सिर्फ उतना ही करना।
मतलब डायग्राम जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स, मोस्ट सरफेस स्पीड में हम क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर करते हुए फोर्सेस ड्रॉ करते हैं और डिराइव करते हैं। तो वैसा वहां पे नहीं करना पड़ेगा, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर करने का, डायरेक्ट वो अपर स्पीड लिमिट या लोअर स्पीड लिमिट जो भी क्वेश्चन पूछा है उसी की डायग्राम ड्रॉ करने का, उसका ही डेरिवेशन करने का, है ना, यू विल गेट 3 मार्क्स इन दैट। ठीक है। और अगर ये पूछते हैं तो क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखना मत भूलिएगा, इट विल क्रिएट सर्टन इंप्रेशन ऑन द वैल्यूअर, है ना। तो अगर पूछा है डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोस्ट सरफेस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the inclined surface or bank, explain banking of road, describe banking of road, अपर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट, तो उसमें डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो इट विल क्रिएट अ गुड सेंस इन योर पेपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट द कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में आपको पूछ सकते हैं कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम या टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, है ना। तो टाइम पीरियड के लिए तो हम करते ही है, फ्रीक्वेंसी के लिए भी पूछ सकते हैं। टाइम पीरियड पूछा तो भी फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन, बस एक रेसिप्रोकल लेना है टाइम के इक्वेशन का, उतना करना भूलना नहीं। ठीक है। कोनिकल पेंडुलम वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है। उसके बाद वीसीएम, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली ही पूछा गया है, एक 2-3 साल पहले। तो इंस्टेड ऑफ वीसीएम वी कैन एक्सपेक्ट द स्पीयर ऑफ डेथ, दैट इज ऑल्सो द वीसीएम, नथिंग बट, राइट। लेकिन हम 2 मार्क के लिए स्पीयर ऑफ डेथ सेक्शन बी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्क या रिंग, है ना। डिस्क वाला क्वेश्चन ये कुछ मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले पूछा गया था। तो वी कैन एक्सपेक्ट द रिंग फॉर 2 मार्क्स, है ना। लेकिन रिंग का एक ये डेरिवेशन नहीं के बराबर है, तो इट मे आस्क यू इन सेक्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 1 मार्क। तो उस वक्त आपको सिर्फ इक्वेशन लिखने को पूछ सकते हैं, है ना। उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट वन ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसका डेरिवेशन लिखना पड़ेगा, एंड डेरिवेशन लिखने के बाद जो भी इक्वेशन प्रूव होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, तो उसका स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना। स्टेटमेंट अगर नहीं लिखते हो तो वैल्यूअर मे कट योर हाफ मार्क्स और मे बी 1 मार्क, राइट। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, L is equals to I into ओमेगा, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम का भी मतलब दैट एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एक्सपेक्टेड, एंड टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ इज इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा, हमने प्रूव किया है, राइट। तो वो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एंड अलोंग विद दैट द रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन ये क्वेश्चन हमें 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं इन सेक्शन डी। तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा कि डायग्राम तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले रोलिंग काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें पता है रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी के एडिशन करके रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फिर वहां से वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस इतना अगर करेंगे तो 3 या 3.5 मार्क्स मिलने के कंप्लीट चांसेस है। इसके साथ रोलिंग ऑब्जेक्ट में से रोलिंग ऑब्जेक्ट कौन से रहेंगे, तो एक तो स्पीयर रहेगा, है ना, सॉलिड या हॉलो स्पीयर, सिलेंडर रहेगा, सॉलिड या हॉलो सिलेंडर, डिस्क, रिंग, है ना। तो रिंग मतलब हॉलो सिलेंडर हो गया, डिस्क मतलब सॉलिड सिलेंडर हो गया, राइट। और स्पीयर दैट इज हॉलो स्पीयर और क्या कहते हैं सॉलिड स्पीयर। तो इनके जैसे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के इक्वेशन में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आता है, उसी तरीके से उनकी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है रोलिंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो उसमें से कोई भी एक वैल्यू डिराइव करके बता देने का, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और उस रोलिंग ऑब्जेक्ट जैसे अगर हम रिंग लेते हैं तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इनको इक्वेट करके k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आपको 1 मिलता है। तो 1 अगर है तो इट इज नथिंग बट द हॉलो सिलेंडर या यूनिफॉर्म रिंग। तो ये एक्सप्लेन करके लिखने का 4 मार्क आपको मिलेंगे। 3 मार्क अगर 3 मार्क के लिए पूछते हैं तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का। सो दीज आर व्हाट द क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड टू बी इन द कमिंग एग्जाम, राइट। लास्ट 2 सालों में
VCM वॉल ऑफ डेथ, जिसको हम वेल ऑफ डेथ भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क और सॉलिड स्फीयर, ये पूछा गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये पूछी है। तो ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, है ना, पिछले 2 साल में ही ये पूछे गए हैं। The next is nothing but the mechanical properties of fluid. तो mechanical properties of fluid ये भी चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 मार्क कंपलसरी रहेंगे, ठीक है, विदाउट ऑप्शन। इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, है ना। ऑब्वियसली दिस चैप्टर कंटेन्स होल एंड सोल द प्रेशर कंसेप्ट्स, तो उसमें से एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यू फॉर 4 मार्क्स। अगर सिर्फ एब्सोल्यूट प्रेशर पूछते हैं तो इट कैन बी आस्क्ड यू फॉर 3 मार्क्स। तो 3 मार्क है। देखो ध्यान में रखना, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, कौन से सेक्शन में पूछा है। सेक्शन ए में 1 मार्क के लिए तो जितना पूछा उतना लिखने का, सेक्शन बी में भी 2 मार्क के लिए तो जितना ही पूछा है, ज्यादा का लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 ज्यादा लिखेंगे तो भी 2 मार्क्स ही मिलेगा, कम लिखेंगे जितना आवश्यक है उतना लिखेंगे तो भी 2 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। सेक्शन सी, सेक्शन डी में थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो वेटेज किस तरीके से कौन से सेक्शन में पूछा है उस हिसाब से आपको आंसर की लेंथ भी रखनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है। डायग्राम इंपॉर्टेंट, अगर कोई कंटेंट है तो थोड़ा सा, अगर आपको थेरेटिकली नहीं लिखना है, थेरेटिकली एक्सप्लेन नहीं करना है, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन गो फॉर द सिग्निफिकेंसेस, है ना। सिग्निफिकेंसेस मतलब क्या, तो जैसे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क वगैरह फाइंड आउट करते हैं, उस समय में जो ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं उसमें हम लिखते हैं कि m1 m2 m3 दीज आर नथिंग, लेट अस अज्यूम, तो इतना ना लगते हुए m1 m2 m3 ये क्या है, तो दीज आर नथिंग बट द मासेस ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। ओमेगा है तो ओमेगा क्या है, तो इट इज ऑब्जेक्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो इट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे सिग्निफिकेंसेस लिख दिए तो कंस्ट्रक्शन बोलो या उसको वो किस तरीके से ऑपरेट होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर डायरेक्टली यू कैन जंप फॉर द डेरिवेशन, ठीक है। चलो कमिंग टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें हम एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर इसको कर सकते हैं। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यू फॉर 2 मार्क्स, है ना। उसके साथ साथ पास्कल्स लॉ, यस पास्कल्स लॉ इज इंपॉर्टेंट। पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं, लाइक हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ये पूछने के चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि उसकी डायग्राम थोड़ी सी बड़ी है, इजी है लेकिन बड़ी है, लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो पूछने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन हाइड्रोलिक लिफ्ट पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रेशर मेजरमेंट मेथड्स लाइक मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड ओपन ट्यूब मैनोमीटर, है ना, दीज आर ऑल्सो नॉट बीन आस्क्ड रिसेंटली इन सम ईयर्स, राइट। डेफिनेशंस पूछ सकते हैं इस चैप्टर में से। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछने लायक क्वेश्चंस है जिसमें से डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, उसमें अडहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है, सरफेस फिल्म, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, एटसेट्रा, ये डेफिनेशंस आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आगे की, ठीक है, आगे के बारे में अगर देखते हैं तो वो लैमिनर फ्लो क्या होता है, फ्लो ट्यूब क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है ना, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशंस पूछ सकते हैं। तो ये दीज डेफिनेशंस थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान में रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ इस चैप्टर में से वी कैन एक्सपेक्ट द हाउ द लिक्विड ड्रॉप कैन गेन द शेप ऑन द सॉलिड सरफेस, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस, जिसको हम टेंशन फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन से T1 T2 T3 इस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस है, पहले तो आपको इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली दैट इक्वेशन इज T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 cos ऑफ थीटा, ये वगैरह आता है। तो T cos थीटा हम फाइंड आउट करते थे T2 माइनस T1 अपॉन T3 करके, है ना। और फिर कुछ कंडीशंस फॉर एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट इक्वल्स टू 90 डिग्री, 0 डिग्री, इसके लिए हम कंडीशंस लिखते हैं, राइट। इसके साथ साथ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना, लाइक टेम्परेचर हो गया, इम्प्यूरिटी हो गई, है ना, ये कुछ फैक्टर्स है। तो दैट इज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन सेक्शन बी फॉर 2 मार्क्स, है ना।
then we can expect the viscosity, Stokes law for 2 marks in section B, right? And equation of continuity. Equation of continuity can also be asked you in section B or C, है ना? बी में अगर पूछते तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, डायग्राम ड्रॉ करने का, उसका सिग्निफिकेंस और फट से छोटा सा डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, वो डिराइव करने का. एंड ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट द बर्नौली इक्वेशन. रिमेंबर दैट ये जो कंटेंट्स है लाइक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी खैर ठीक है, स्टोक्स लॉ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली इक्वेशन, दीज आर न्यू कंटेंट्स एज फार एज द न्यू सिलेबस इज कंसर्न. तो ये पूछने के चांसेस रहेंगे इस बार, है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट. अगर बर्नौली इक्वेशन नहीं पूछते या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं पूछते तो इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं. और एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से पूछने के चांसेस रहेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट द वर्क डन या सरफेस एनर्जी, जिसमें हम मोस्टली इक्वेशन यूज करते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टी इंटू डी ए, या एस ई, दैट इज सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टी इंटू डी ए, जहां पे टी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन रहता है, एसी मतलब सरफेस एनर्जी एंड डी इज डिफरेंशियल एरिया. तो इसका पैटर्न ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर इन क्वेश्चंस का. कैसे? अगर सरफेस एनर्जी भी पूछते हैं या सरफेस या वर्क डन भी पूछते हैं तो आपको एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स दिए रहेंगे और एक ड्रॉप दिया रहेगा, है ना? उसका सरफेस टेंशन, जिस किसी भी मटेरियल से वो ड्रॉप्स बने हुए हैं उसका सरफेस टेंशन दिया रहेगा. आपको वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा इन फॉर्मिंग अ सिंगल ड्रॉप या एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स. तो उस केस में पैटर्न क्या रहेगा, आपको डीए डिफरेंशियल एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. डिफरेंशियल एरिया फाइंड आउट करते समय ध्यान में रखना नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स का एरिया ज्यादा रहेगा देन दैट ऑफ अ सिंगल ड्रॉप. ठीक है, लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी. तो रेडियस के लिए आपको वॉल्यूम का यूज करना पड़ेगा. तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ से एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स. अगर जैसे कि एक्सरसाइज में 27 ड्रॉपलेट वाला एक एग्जांपल है, तो 27 ड्रॉपलेट्स का जो वॉल्यूम रहेगा वही एक सिंगल ड्रॉप का रहेगा, लेकिन 27 ड्रॉपलेट का एरिया ज्यादा रहेगा देन दैट ऑफ द एरिया ऑफ अ सिंगल ड्रॉप, है ना? तो वो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम इक्वल शो करना पड़ेगा. सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 27 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम इज 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? इसकी रेडियस अलग, इसकी रेडियस अलग, वो रेडियस के लिए का कुछ रिलेशन आपको एग्जाम में मतलब एग्जाम्पल पे दिया रहेगा, राइट? तो उसका यूज करके रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू गो फॉर डिफरेंशियल एरिया. डिफरेंशियल एरिया आ गया तो टी इंटू डी ए, इसमें पुटअप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यू इन सेक्शन सी फॉर 3 मार्क्स, सच न्यूमेरिकल्स. ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं. रिमेंबर दैट दोज हु आर स्ट्रांग इन द थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, है ना, जो लोग थ्योरी में ज्यादा फोकस है, उन लोगों के लिए स्पेशली उन्होंने एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स करने के लिए, मतलब न्यूमेरिकल्स अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने कम से कम फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के जाएंगे, है ना? आपको पेपर के पहले एक मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की तो छुट्टियां है ही, तो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो. ठीक है, उसके पहले जो पेपर है आपका, है ना, उस पेपर के बाद पेपर देने के बाद उस दिन बहुत से लोग रिलैक्स रहते हैं, कुछ पढ़ते नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड कि उस दिन आप सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के रखो, है ना? उस दिन से चारों दिन, 3-4 दिन जितने भी है आपके पास, पूरे फॉर्मूले के रिवीजन करो. उस दिन पेपर फिजिक्स के पेपर के पहले दिन पहले जो भी पेपर है उस दिन आप पहले फॉर्मूले पढ़ो. दूसरे दिन जो आपको रिवीजन करने 6-7 चैप्टर की वो रिवीजन करो. उसके बाद वापस कल जो पढ़े थे, पहले दिन जो पढ़े थे फॉर्मूले, वो रिवाइज करो, एक बार और पढ़ो. उसके दूसरे दिन और वो आखिरी में फॉर्मूले पढ़ के रखना, मतलब रिवाइज कर लेना. चौथे दिन और रिवाइज करना, तो वो सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में अच्छे से फिट रहेंगे. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर भले ही आपने थेरेटिकल पर्पस के हिसाब से जा रहे होंगे, तो फिर भी 35 से लेके 40% न्यूमेरिकल्स रहते हैं, है ना? और 98 का 35% मतलब ऑलमोस्ट 35 मार्क्स, है ना? तो उसमें से कुछ जो है वो थेरेटिकल क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे.
इसलिए अगर एक आधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके साथ ऑप्शन में आपके कुछ न्यूमेरिकल बहुत सिंपल रहते हैं, लाइक पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाले। फॉर्मूला लिखो, गिवन डेटा लिखो, टू फाइंड लिखो, वैल्यू फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुटअप करो, सिंपल से कैलकुलेशन करो, फटफट फटफट, यू विल गेट द आंसर, है ना। तो इट विल टेक लेस और 50% ऑफ टाइम देन दैट ऑफ द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो रिमेंबर दैट, फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के जाना, है ना। तो उसका यूज आपको ऐसे क्रिटिकल कंडीशन के लिए आ सकता है, यूज होगा। फिर आता है हमारा थर्ड चैप्टर, दैट इज केटीजी एंड रेडिएशन। तो केटीजी एंड रेडिएशन में मीन फ्री पाथ, है ना, लैम्बडा बार, ये एक्सपेक्टेड है, राइट। तो लैम्बडा मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको। वो कौन से पैरामीटर्स, मतलब कौन से फैक्टर्स के ऊपर, कौन से फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइक डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो लिखना पड़ेगा, कैसा है रिलेशन, डायरेक्ट है, इनवर्स ही है, तो उसके लिए वो लिखना पड़ेगा। फिर इक्वेशन लिखना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। डायग्राम कौन सी ड्रॉ करेंगे, दो डायग्राम दिए हैं, है ना, एक स्टॉप व्यू पिक्चर है और एक मॉलिक्यूल की मोशन शो की है। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी द डायग्राम टू बी ड्रॉन एज द मोशन ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल। तो वो दूसरी वाली जो डायग्राम है वो ड्रॉ करने का, वहां से तो इतना आपको इक्वेशन मतलब डिपेंडेंसी शो लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो यू विल गेट 2 मार्क्स, ठीक है। यस, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये भी एक्सपेक्टेड है, सिंस फ्रॉम लास्ट सम इयर्स इट इज नॉट बीन आस्क्ड। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये पूछने के चांसेस है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब वहां पे हम मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं, डायटोमिक रिजिड, नॉन रिजिड के लिए कितनी रहती है ना। उसके बाद सीपी एंड सीवी, द रिलेशन बिटवीन सॉरी द कैलकुलेशन ऑफ और द वैल्यूज ऑफ सीपी, सीवी एंड गैमा, है ना, दैट इज एडियाबैटिक रेशियो। इसकी वैल्यू क्या रहेगी फॉर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, रिजिड, नॉन रिजिड, उसके बाद पॉलीएटॉमिक, इसके लिए तो ये भी एक्सपेक्टेड है इस बार। मेयर्स रिलेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इन दिस ईयर। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ये लास्ट ईयर सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था, सेक्शन डी का। तो इस साल पूछने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछते तो वहां से हमने वीआरएमएस भी लेटेस्ट में पूछा गया है, पर वीआरएमएस, फिर वहां से इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह, वहां से बहुत सारी चीजें फाइंड आउट की थी, और उसके बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी रहता है। तो ये क्वेश्चंस भले ही एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल अगर वहां पे उसके बेसिस पे नहीं पूछे तो मेयर्स रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस रहेंगे फिर, ठीक है। तो मेयर्स रिलेशन अच्छे से करके जाना, थ्योरेटिकली भी ये पूछ सकते हैं। वैल्यूज ऑफ सीपी, सीवी एंड गामा इज एक्सपेक्टेड। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो जो ग्राफ रहता है और उसके कुछ 4-5 ऑब्जर्वेशन है, दैट इज बीन important as far as section C is concerned. And one more, that is Wein's displacement law. वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, वही से हमें समझ में आता है दैट द व्हाट यू कैन से द लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कम होती जाती है। तो इनवर्स रिलेशन पे है, वो 2 मार्क के लिए सेक्शन बी में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर कैन आल्सो बी आस्क्ड, इज आल्सो हैविंग द सेम वेटेज, दैट इज 5 कंपल्सरी, 7 विदाउट विथ ऑप्शन, ठीक है। द नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इज इंटरेस्टिंग टॉपिक, इजी है, ठीक है। यू हैव स्टडीड इट इन द केमिस्ट्री एज वेल, तो कंसेप्ट थोड़े बहुत सिमिलर टाइप के आपको है, ये पता है। बस वर्क डन का कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, इधर उल्टा रहता है, इधर मतलब फिजिक्स में जो रहता है उसका उल्टा केमिस्ट्री में रहता है। तो वो एक कोई भी ध्यान में रखो, अगर केमिस्ट्री का ध्यान में रखो तो फिजिक्स में उल्टा करना वर्क डन का कंसेप्ट, अगर वर्क फिजिक्स का ध्यान में रखा तो केमिस्ट्री में उल्टा करने का, है ना। इसके तरफ ध्यान देना, क्योंकि हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में कि वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग, मतलब बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज पॉजिटिव। आप लोग केमिस्ट्री में उसका उल्टा कहते हैं, निगेटिव कहते हैं, राइट। वही हम फिजिक्स में वर्क डन बाय द सराउंडिंग और एनवायरनमेंट ऑन द सिस्टम, मतलब ऑन द गैस, इज निगेटिव, तो आप लोग उसको केमिस्ट्री में पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना, ठीक है। इस चैप्टर में से सेम वेटेज 5 कंपल्सरी, 7 विथ ऑप्शन।
So first law of thermodynamics can be expected, that is q is equals to delta u plus w, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम दैट इज 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये पूछा गया है, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन इन दिस ईयर। हाँ, पीवी डायग्राम्स, पीवी डायग्राम्स भी इसके पहले नहीं पूछा, ये कुछ ये चैप्टर थोड़ा सा 11th में था, तो अभी ये 12th में आ गया है, तो 12th में इसमें से पूछने के चांसेस रहेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें नई नई ऐड की है जो कि अभी तक के नहीं पूछे हैं, तो उसके बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चंस है, लाइक पीवी डायग्राम, आइसोथर्मल प्रोसेस अभी तक के पूछिए, लेकिन आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक और साइक्लिक प्रोसेस, सॉरी फ्री एक्सपांशन पूछा गया है, लेकिन फ्री एक्सपांशन और आइसोथर्मल ये पूछे गए हैं। उनको छोड़ के ये डेरिवेशन इस चैप्टर में बस इन्हीं इसमें है, क्या कहते हैं, प्रोसेसेस में, लाइक आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, साइक्लिक में भी थोड़ा सा ही है, और फ्री एक्सपांशन, ऐसे 6-7 प्रोसेसेस है, जिसमें से आइसोथर्मल पहली है, सॉरी ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी, तो इसमें से आइसोथर्मल पूछा गया है और फ्री एक्सपांशन भी रिसेंटली ही पूछा गया है, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, बट वी कैन एक्सपेक्ट द द आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक एंड साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। उसका थर्मोडायनामिक्स लिखना पड़ेगा, थर्मोडायनामिक्स में डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये आपको प्रूव करना है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, ठीक है। कैरनॉट साइकिल, और कैरनॉट साइकिल अगर कर लिए तो उससे रिलेटेड है स्टर्लिंग साइकिल, है ना। तो जो पीवी डायग्राम के टर्म में कैरनॉट साइकिल, पीवी डायग्राम वगैरह हम ड्रॉ करते हैं ना, हीट इंजन साइकिल, हीट इंजन की एनर्जी फ्लो डायग्राम, है ना, जैसे कि ये इधर मैंने ड्रॉ करके रखा है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के लिए, राइट, उसके ये इक्वेशंस, एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, फॉर एयर कंडीशनर, उसके लिए, है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर नॉट बीन आस्क्ड रिसेंटली, और ये टॉपिक्स जो है ये अभी 3-4 साल पहले जो जब सिलेबस रिवाइज हुआ था, वहां से एडेड टॉपिक्स हैं, तो इनमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहेंगे। जब ऐड किया था उसके तुरंत बाद कोरोना लगा था, तो वो कोरोना काल में 2 साल अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से वो 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, इसमें ये टॉपिक्स थे, इसमें से कुछ, तो नाउ इन दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दीज टॉपिक्स, ठीक है। और फिर आता है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, लेकिन वेटेज थोड़ा सा कम है, 4 मार्क के कंपलसरी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 5 मार्क का विथ ऑप्शन टॉपिक रहेगा, जिसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, है ना। एक क्या कहते हैं, पीक वैल्यू, मतलब लाइक मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम, वेलोसिटी कहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन कहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम, ये हमने डिराइव किया था। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ पे रहती है वो देख लो, और वही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इक्वेशन में पुट अप करते चलो, आपको मिलते जाएगा। कहाँ पे मिनिमम मतलब मोस्टली आपको 0 मिलेगा हर जगह पे, मैक्सिमम मतलब कुछ वैल्यू रहेगा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए प्लस माइनस ए रहता है, वेलोसिटी के लिए प्लस माइनस ए ओमेगा रहता है, एक्सेलरेशन के लिए ए ओमेगा स्क्वायर रहता है, तो लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये डेफिनेशंस के फॉर्म में सेक्शन ए में 1 मार्क के लिए इसमें से कोई भी एक, सेक्शन बी में 2 मार्क के लिए कोई भी 2, सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए कोई भी 3। ये डेफिनेशन जहां पे भी पूछते हैं, तो डेफिनेशन लिखने के बाद अगर उस डेफिनेशन के लिए फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला लिखते चलो, इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन द वैल्यूअर, वैल्यूअर के साइकोलॉजी को पॉजिटिव साइड में रखने की कोशिश करो, क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो वो अच्छे से अटेम्प्ट करो, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छे से करो, ठीक है, सो दैट शुरुआत में कुछ एक 5-10 पेजेस आपके बहुत नीट एंड क्लीन होने चाहिए, विच विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन द वैल्यूअर, राइट, सो दैट जहां पे आधा मार्क कटना है वहां पे नहीं कटेगा, जहां पे 1 मार्क कटना है वहां पे आधा ही कटेगा, या 1.5 मार्क कटना है तो 1 ही कटेगा। तो ध्यान में रखना, वैल्यूअर की साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट द रेफरेंस सर्कल मेथड इज नॉट बीन आस्क्ड टिल नाउ, राइट, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, इसके 2 पार्ट्स है, एक स्टार्टिंग, एक पार्टिकल की मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एज वेल एज एक्सट्रीम पोजीशन, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इक्वेशंस लिखने हैं आपको,
स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन के लिए फाई की वैल्यू 0 मतलब 0 पुट अप करना है, तो क्या कहते हैं ए साइन ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट, उसको डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी, उसको डिफरेंशिएट करो एक्सीलरेशन, है ना। क्या कहते हैं एंगल की वैल्यू रखो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन के लिए अलग अलग जगह पे, है ना, ओमेगा टी के जगह पे 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करो, वैल्यूज के हिसाब से ग्राफ तैयार करो, है ना। दीज आर ऑल बीन एक्सप्लेन्ड इन द वीडियोज। और फिर दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए फाई की वैल्यू पाई बाय 2 रहती है, तो वो कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी मिलेगी, फिर और डिफरेंशिएट करो एक्सीलरेशन, सेम प्रोसेस से दूसरा कंटेंट भी। देन वी कैन एक्सपेक्ट द मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी देयर इन द मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो कोई भी एक कर लिया तो दोनों में से कहीं पे भी आपको पूछ सकते हैं, वो अभी तक के दोनों में शायद नहीं पूछा है, यहाँ शायद मतलब इसमें तो नहीं पूछा है रिसेंटली, लेकिन उसमें भी शायद नहीं पूछा है, तो दिट कैन बी कंपनसेशन, मतलब वो कंपनसेट हो जाएगा एक जगह पे किया तो भी। एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना, डैम्प ऑसिलेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस बार, राइट, जिसमें क्या कहते हैं डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो रहता है डायरेक्ट वो सी एफ पी आई वगैरह करके हम उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन, लेकिन उसमें आपको उसका सॉल्यूशन जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, यू आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और वहां से वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन और डैम्प ऑसिलेशन का ग्राफ, है ना, जो ग्राफ रहता है वो ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यू फॉर 3 मार्क्स इन सेक्शन सी।